हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, आप सभी की आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत है एग्जाम टाइम सीरीज, जिसमें हम राजनीति विज्ञान या नागरिक शास्त्र के सभी टॉपिक्स को रिवीजन के रूप में चैप्टर वाइज कवर कर रहे हैं, जो आप सभी की आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीएससी प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन, DSSS और बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में टीजीटी, पीजीटी और नेट जेआरएफ परीक्षाओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संविधानवाद के अर्थ, परिभाषा एवं विशेषताओं के बारे में विस्तार पूर्वक। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और जितने भाई बहन चैनल पे पहली बार विजिट करें उनसे निवेदन है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें आगे की तैयारी को फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रखने के लिए। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और पढ़ते हैं आज के वीडियो में संविधानवाद का अर्थ, परिभाषा एवं विशेषताओं से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे संविधानवाद के अर्थ एवं प्रकार के बारे में। तो संविधानवाद क्या है? संविधानवाद उन मूल्यों, मान्यताओं, आस्थाओं, लक्ष्यों, आदर्शों की व्यवस्था है जिसकी सुरक्षा और सिद्धि के लिए राजनीतिक शक्ति पर प्रभावशाली नियंत्रणों एवं प्रतिबंधों की व्यवस्था होती है। विलियम जी एंड्रयूज के अनुसार संविधानवाद का आशय है सीमित शासन। संविधानवाद के अंतर्गत सरकार पर दो प्रकार की सीमाएं लग जाती हैं। कुछ बातों के संबंध में शासन शक्ति का प्रयोग निषेध किया जाता है और अन्य बातों के संबंध में शक्ति के प्रयोग की प्रक्रिया निश्चित की जाती है। इस प्रकार संविधानवाद के दो पहलू, स्वतंत्रता संबंधी और प्रक्रिया संबंधी, निकलकर सामने आते हैं। वहीं संविधानवाद को परिभाषित करते हुए पिनाक एवं स्मिथ महोदय ने लिखा है कि संविधानवाद केवल प्रक्रिया और तथ्य का नाम ही नहीं है, बल्कि यह राजनीतिक शक्ति के संगठनों का प्रभावशाली नियंत्रण भी है एवं प्रतिनिधित्व, प्राचीन परंपराओं तथा भविष्य की आशाओं का प्रतीक भी है। राजनीतिक चिंतन में संविधानवाद अरस्तू के समय से चला आ रहा है और सेबाइन के अनुसार अरस्तू के मत में संविधानवाद के तीन मुख्य तत्व हैं। पहला है यह शासन जनता के हित में होता है, दूसरा यह विधि सम्मत शासन होता है और तीसरा है यह इच्छुक प्रजाजनों का शासन है। वहीं J.S. रावसेक के अनुसार संविधानवाद को स्पष्ट किया गया है और वो कहते हैं कि एक धारणा के रूप में संविधानवाद अनिवार्य रूप से सीमित सरकार और शासक तथा शासित के ऊपर नियंत्रण की एक व्यवस्था है। वहीं ब्लोंडेल के महोदय संविधानवाद को परिभाषित करते हुए लिखते हैं कि संवैधानिक शासन वह है जो कि विशेषतया उदारवादी हो, जो शासन की शक्तियों और उनके प्रयोग को प्रतिबंधित करता हो और राज्य के नागरिकों को अधिकतम स्वतंत्रता प्रदान करता हो। वहीं केसी वियर ने संविधानवाद को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि संविधानवादी शासन का अर्थ किसी संविधान के नियमों के अनुसार शासन चलाने से है, कुछ अधिक है। इसका अर्थ है निरंकुश शासन के विपरीत नियमानुकूल शासन। वहीं संविधान और संविधानवाद में अंतर पर अब नजर डालते हैं। तो संविधान क्या होता है? किसी देश के मूलभूत नियमों और कानूनों के संग्रह को संविधान कहा जाता है और संविधानवाद संविधान पर आधारित होता है और संविधान के ही संविधानवाद को अभिव्यक्त करता है। इस आधार पर कुछ विद्वानों का मत है कि संविधान पर आधारित शासन ही संविधानवाद है। अतः संवैधानिक शासन तथा संविधानवाद में अंतर नहीं किया जा सकता है। CF स्ट्रांग के शब्दों में अगर हम देखें तो कहते हैं संविधान उन सिद्धांतों का समूह है जिनके अनुसार राज्य के अधिकारों, नागरिकों के अधिकारों और दोनों के संबंधों में सामंजस्य स्थापित किया जाता है। लेकिन संविधान और संविधानवाद या संवैधानिक शासन और संविधानवाद को सभी परिस्थितियों में एक नहीं कहा जा सकता है। आगे देखते हैं दोस्तों, यदि संविधान शासन की शक्तियों को मर्यादित करने के बजाय शासन और शासक वर्ग को असीमित शक्तियां प्रदान कर देता है तो ऐसी स्थिति में संविधान संविधानवाद के अनुकूल नहीं बल्कि प्रतिकूल बन जाता है। वहीं विलियम जी एंड्रयूज के अनुसार संविधान संविधानवाद की गारंटी नहीं है। निरंकुश शासक संविधान को अपनी निरंकुशता छिपाने का एक बहुत अच्छा साधन बना सकते हैं और मान सकते हैं। संविधान और संविधानवाद में प्रमुख अंतर निम्नलिखित रूप से स्पष्ट किए जा सकते हैं। पहला पॉइंट है संविधानवाद एक विचारधारा का प्रतीक है जबकि संविधान एक संगठन का प्रतीक है। वहीं संविधानवाद में लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्रमुखता होती है जबकि संविधान में साधनों की सुव्यवस्था को प्रधानता दी जाती है। तीसरा पॉइंट जिसके आधार पर अंतर किया जा सकता है वह है संविधानवाद सदैव विकास का प्रतिफल होता है जबकि संविधान सामान्यतः निर्मित होते हैं। चौथा पॉइंट है संविधान की तुलना में संविधानवाद बहुत व्यापक है। संविधानवाद एक अंतर्भूतकारी धारणा है लेकिन संविधान एक अपवर्जक धारणा है। संविधानवाद की विशेषताओं पर अगर हम नजर डालें तो संविधानवाद मूल्य संबंध अवधारणा है। दूसरा पॉइंट है संविधानवाद संस्कृत संबंध अवधारणा है।
तीसरा है संविधानवाद गत्यात्मक अवधारणा है। चौथी विशेषता है संविधानवाद समभागी अवधारणा है। पांचवी विशेषता संविधानवाद की जो है वह संविधानवाद साध्य से संबंधित अवधारणा है। संविधानवाद संविधान पर आधारित अवधारणा है। अब संविधानवाद के लक्षणों पर अगर हम नजर डालें तो संविधान का अस्तित्व, संविधानवाद शासन व्यवस्था के अंतर्गत संविधान का अस्तित्व पाया जाता है और संविधान के अनुरूप शासन करने की कला को ही संविधानवाद के नाम से जाना जाता है। वहीं दूसरा जो इसका लक्षण है कि जनता के प्रति उत्तरदायी या लोकतंत्री शासन। संविधानवाद का प्रमुख लक्षण जो है वो जनता के प्रति उत्तरदायी या लोकतंत्री शासन व्यवस्था की स्थापना करना है। अगला जो लक्षण है वो विधि सम्मत शासन और शासन सत्ता पर नियंत्रणों की व्यवस्था। संविधानवाद के अंतर्गत शासन व्यवस्था जो है वो विधि सम्मत स्थापित की जाती है और शासन सत्ता पर नियंत्रणों की भी व्यवस्था की जाती है, जिसके अंतर्गत शासन जो है वो कहीं ना कहीं निरंकुश नहीं बन पाता है। अगला पॉइंट है मूल अधिकारों की व्यवस्था और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। संविधानवाद का यह प्रमुख लक्षण है। यहाँ पर ऐसी शासन व्यवस्था में वहाँ के नागरिकों को मूल अधिकारों की व्यवस्था दी जाती है, यानी मूल अधिकार प्रदान किए जाते हैं और न्यायपालिका जो होती है वो एक स्वतंत्र शासन के अंग के रूप में कार्य करती है। अगला पॉइंट है शक्तियों का विभाजन और विकेंद्रीकरण। संविधानवाद का प्रमुख लक्षण शक्तियों का विभाजन और केंद्रीकरण है, यानी जो भी शक्तियां संविधान के द्वारा प्रदत्त की जाती है उनका राज्य और केंद्र में विभाजन होता है। और विकेंद्रीकरण जैसे भारत में अगर देखा जाए तो पंचायती राज व्यवस्था लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का एक प्रमुख उदाहरण है और ऐसी व्यवस्थाएं संविधानवाद में देखने को मिलती हैं। अगला जो प्रमुख लक्षण है वो है सत्ता और व्यवस्था में शांतिपूर्वक परिवर्तन की क्षमता। संविधानवाद का यह प्रमुख लक्षण है क्योंकि ऐसी व्यवस्था जहां पर संविधानवाद के अनुरूप शासन चलता है वहां पर जब भी सत्ता और व्यवस्था में कोई परिवर्तन होता है तो उसके लिए बहुत खून खराबे जैसी क्रांति की व्यवस्था नहीं आती, बल्कि शांतिपूर्वक परिवर्तन किया जा सकता है। और आप हमेशा देखते हैं कि जहां पर संविधानवाद के अनुरूप शासन व्यवस्था संचालित है वहां पर सत्ता बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से परिवर्तित होती रहती है, जहां पर जनता ही सब कुछ होती है। आगे अगला जो प्रमुख लक्षण है वो श्रेष्ठ परंपराएं और सामाजिक बहुलवाद। कार्टर तथा हज के शब्दों में अगर हम देखें तो संविधानवाद अधिनायकवाद विहीन राज्य में ही संभव है। वहीं कार्टर व हज के अनुसार मूल अधिकार व स्वतंत्र न्यायपालिका के प्रत्येक संविधानवाद की सामान्य और अनिवार्य विशेषता है। कार्ल जे फ्रेडरिक ने कहा है कि शक्ति विभाजन सभ्य शासन अथवा सरकार का आधार है और यही संविधानवाद का अभिप्राय भी है। कार्ल जे फ्रेडरिक आगे लिखते हैं कि व्यवस्थित परिवर्तन की जटिल प्रक्रियात्मक व्यवस्था ही संविधानवाद है। रॉबर्ट ए डेहल ने अपनी रचना ए प्रीफेस टू डेमोक्रेटिक थ्योरी 1956 में लिखा है कि निर्वाचनों के प्रति उत्तरदायित्व के साथ सामाजिक बहुलवाद बहुमत वर्ग द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने का एक प्रभावशाली साधन है। आगे देखते हैं दोस्तों संवैधानिक राज्य की उत्पत्ति एवं संविधानवाद के विकास से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को। तो संवैधानिक राज्य की उत्पत्ति एवं विकास का ऐतिहासिक प्रक्रिया है। संवैधानिक राज्य वह राज्य है जिसमें शासन की शक्तियां शासितों के अधिकारों और इन दोनों के बीच के संबंधों का समायोजन किया जाता है। इस प्रकार का राज्य एक ही समय में प्राचीन और आधुनिक दोनों ही होता है। इसका प्राचीनतम रूप यूनानियों और रोम के इतिहास में मिलता है, यद्यपि वह आज के रूप से भिन्न है क्योंकि आधुनिक संविधानवाद राष्ट्रवाद और प्रातिनिधिक लोकतंत्र के दोहरे आधार से विकसित हुआ है। यूनानी संविधानवाद क्या है? तो यूनानी संविधानवाद पर नजर डालते हैं तो पाते हैं कि प्राचीन यूनान में नगर राज्य प्रचलित थे, परंतु प्लेटो और अरस्तु दोनों ही नगर राज्य की परिधि से बाहर नहीं निकल पाए, जिसका परिणाम यह हुआ कि यूनानी संविधानवाद इतिहास की बदलती हुई परिस्थितियों के साथ कदम मिलाकर नहीं चल सका और वह वर्तमान में प्रासंगिक नहीं रह सका। अब बात करते हैं रोमन संविधानवाद के बारे में। तो रोमन संविधानवाद क्या है? तो रोम के अधीन महान साम्राज्यवाद की स्थापना हुई। उन्होंने अपने कानून का संहिताकरण किया और उत्तरदायी सरकार के सिद्धांतों का निर्धारण किया, जो संविधानवाद के अंतर्गत अत्यंत लोकप्रिय सिद्धांतों में शामिल किया जाने लगा। अब बात करते हैं मध्यकाल में संविधानवाद। तो प्रतिनिधि शासन का शुभारंभ जो आधुनिक परोक्ष लोकतंत्र का आधार है, यह मध्यकाल में शुरुआत मानी जाती है और कहा जाता है कि मध्यकाल का जो संविधानवाद है उस कहीं ना कहीं आधुनिक परोक्ष लोकतंत्र का जो आधार है उससे मिलता जुलता है। बात करते हैं पुनर्जागरण काल की। तो इसमें नैतिकता और राजनीति में पृथक्करण देखने को मिलता है और प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रसंघ की स्थापना होती है और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है
संविधानवाद में एक नया मॉडल देखने को मिलता है और आमूलचूल परिवर्तन के साथ यहाँ से संविधानवाद एक नए रूप में देखने को मिलता है। संविधानवाद का नया मॉडल अस्तित्व में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आया, जिसे दुनिया के सभी साम्यवादी देशों में देखा जा सकता है। अगर अवधारणाओं पर नजर डालें तो उद्देश्य प्राप्ति के साधनों के आधार पर संविधानवाद की 3 अवधारणाएं हो सकती हैं। एक तो पाश्चात्य अवधारणा, दूसरी है साम्यवादी अवधारणा, तीसरी है विकासशील लोकतंत्रों की अवधारणा। पाश्चात्य अवधारणा पर नजर डालते हैं तो इसमें साध्य तत्व व्यक्ति की स्वतंत्रता और साधन तत्व सीमित सरकार हैं। उदार लोकतंत्रों में संविधानवाद का प्रमुख आधार संस्थागत और प्रक्रियात्मक प्रतिबंधों से निर्मित सरकार है। ये प्रतिबंध ही राजनीतिक शक्ति द्वारा व्यक्ति की स्वतंत्रता के हनन से बचाव की व्यवस्था करते हैं। इसलिए पाश्चात्य संविधानवाद में राजनीतिक शक्ति पर सुनिश्चित नियंत्रण की व्यवस्था ही मूल तत्व के रूप में देखी जाती है। पाश्चात्य संविधानवाद के दार्शनिक आधारों पर अगर नजर डालें तो पहला है व्यक्ति की स्वतंत्रता। तो पाश्चात्य संविधानवाद के अंतर्गत व्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्व दिया गया है और उसकी स्वतंत्रता को संविधानवाद का प्रमुख तत्व माना गया है। दूसरा है राजनीतिक समानता। तो पाश्चात्य संविधानवाद में राजनीतिक समानता को महत्व दिया गया है और सभी को राजनीतिक प्रक्रियाओं में सम्मिलित होने का समान अवसर प्रदान किया गया है। वहीं सामाजिक व आर्थिक न्याय की कल्पना। तो पाश्चात्य संविधानवाद का जो प्रमुख दार्शनिक आधार है वो सामाजिक और आर्थिक न्याय है। चौथा है लोक कल्याण की साधना। पाश्चात्य संविधानवाद के दार्शनिक आधारों में लोक कल्याण की साधना को भी सम्मिलित किया गया है। अब बात करते हैं साम्यवादी अवधारणा। इसके अनुसार उत्पादन व वितरण के साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व व संपत्ति का समान वितरण ऐसी आधारभूत व्यवस्थाएं हैं जो राजनीतिक शक्ति के दुरुपयोग को प्रभावशाली ढंग से रोकती हैं और संविधानवाद के आदर्शों को व्यवहार में कुछ लोगों को नहीं, सब नागरिकों को उपलब्ध कराती हैं। आर्थिक शक्ति को सार्वजनिक सत्ता के अधीन बनाने के लिए साम्यवादी समाजों में प्रायः निम्न संस्थागत व्यवस्थाओं को प्रमुखता दी जाती है। साम्यवादी अवधारणा के अंतर्गत आगे देखते हैं तो इसमें उत्पादन व वितरण के साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व होता है और दूसरा पॉइंट है संपत्ति का समान वितरण इसकी प्रमुख अवधारणा है और अगला पॉइंट है राजनीतिक शक्ति पर साम्यवादी दल का एकाधिकार देखने को मिलता है। अब बात करते हैं विकासशील लोकतंत्रों की अवधारणा। तो विकासशील देशों में संविधानवाद अभी तक अस्थायित्व के दौर से गुजर रहा है। इन देशों की राजनीतिक समस्याएं जो हैं वो निम्न है। पहला है राजनीतिक स्थायित्व की समस्या, दूसरा है आर्थिक विकास की समस्या, तीसरी है सुरक्षा की खोज, चौथा है राजनीतिक सत्ता की वैधता की समस्या, पांचवा है आधुनिकीकरण में रुकावटों की समस्या और छठी है राजनीतिक संरचना विकल्पों के चुनाव की समस्या। इन समस्याओं के बाद भी संविधानवाद के कुछ लक्षण विकासशील अवस्था में देखने को मिलते हैं जो प्रमुख हैं। पहला है संविधानवाद निर्माण की अवस्था में पाया जाता है, दूसरा है संविधानवाद मिश्रित प्रकृति रखता है ऐसे देशों में, तीसरा है संविधानवाद प्रवाह के दौर में है और चौथा है संविधानवाद दिशा रहित चरण में पाया जाता है विकासशील राज्यों की अवधारणा में। अगर हम संक्षेप में कहना चाहें तो कह सकते हैं कि संविधानवाद की विकासशील राज्यों की अवधारणा में साध्य तो पाश्चात्य अवधारणा के समान है जबकि साधन साम्यवादी अवधारणा के समान है। C.H. मैक आइवन के अनुसार संविधानवाद का सर्वाधिक प्राचीन और सर्वाधिक आग्रह युक्त और सर्वाधिक स्थायी तत्व आज भी वही है जो लगभग प्रारंभ से ही चला आ रहा है और वह है शासन तंत्र का विधि द्वारा परिसीमन। इसकी जो प्रमुख समस्याएं हैं उन पर अगर नजर हम डालें तो हैं युद्ध और तनाव का वातावरण जो कहीं ना कहीं संविधानवाद के मार्ग में रुकावट का कार्य करती हैं। दूसरा है निरंकुशतावाद। निरंकुशतावाद एक ऐसा लक्षण है जिसके अंतर्गत शासन व्यवस्था निरंकुश हो जाती है और वो कहीं ना कहीं संवैधानिक नियमों के विपरीत कार्य करने लगती है और संविधान की आड़ में अपनी निरंकुशता का जो है शासन चलाने लगती है। तीसरी है लोकतांत्रिक व्यवस्था में केंद्रीय शासन के पास अत्यधिक कार्यभार होना। चौथी है जनता की आर्थिक सामाजिक असंतुष्टि और पांचवा है विभिन्न वर्गों द्वारा संविधान प्रदत्त स्वतंत्रताओं का दुरुपयोग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं संविधानवाद में उस राज्य के नागरिकों को कुछ स्वतंत्रताएं प्रदान की जाती हैं। तो संविधानवाद में नागरिक जो संविधान द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रताओं का दुरुपयोग करने लगते हैं जो कहीं ना कहीं देश और समाज सभी के हित में नहीं होता है। अगला जो है वह संविधानवाद के अस्थायी स्थगन से उत्पन्न समस्या।
बात करते हैं किसी वेयर ने क्या कहा है। तो संविधानवादी शासन का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि विभिन्न रूपों में निरंकुशतावाद की शक्ति कितनी है। जैसे जैसे वह बढ़ता है वैसे वैसे संविधानवादी शासन पीछे हटता जाता है। आर बूलहम ने कहा है कि जन असंतोष की स्थिति में कोई भी संवैधानिक व्यवस्था सुरक्षित नहीं रह सकती है। अगर इन समस्याओं का हम निराकरण करना चाहें और संविधानवाद को एक पल्लवित रूप में देखना चाहें तो किस तरीके से इनकी समस्याओं का निराकरण किया जा सकता है। तो सबसे पहले सामर्थ्यवान लेकिन मर्यादित शासन व्यवस्था की स्थापना करके संविधानवाद की समस्याओं का निराकरण किया जा सकता है। दूसरा है शक्तियों का विभाजन, नियंत्रणता संतुलन एवं सत्ता का विकेंद्रीकरण करके भी संविधानवाद के मार्ग में आने वाली समस्याओं से निपटा जा सकता है और एक बेहतर संविधानवाद और संवैधानिक शासन व्यवस्था का स्थापना की जा सकती है। अगला पॉइंट जो है स्वतंत्र न्यायपालिका और न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था करके संविधानवाद के मार्ग में आने वाली व्यवस्थाओं से निपटने के लिए चाहिए कि एक स्वतंत्र न्यायपालिका और न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था की जाए, जिससे संविधान से संबंधित जो भी नियम कानून हैं उनको पुनर्विलोकित करते हुए इसके मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर किया जा सके। अगला पॉइंट है राजनीतिक व्यवस्था में अपेक्षित सुधार करके। किसी भी देश के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था, क्योंकि जिस तरीके की राजनीतिक व्यवस्था होगी उसी तरीके की वहाँ पर शासन पद्धतियाँ अपनाई जाएंगी। अगर राजनीतिक व्यवस्था में संविधानवाद के अनुरूप सुधार किया जाता है तो एक बेहतर संवैधानिक शासन व्यवस्था आप सभी को देखने को मिल सकती है। अंतिम पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय संगठन को प्रभावशाली बनाना। संविधानवाद को विस्तृत रूप प्रदान करने के लिए जो भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, इन सभी को इतना प्रभावशाली बनाया जाना चाहिए कि सभी देश जो हैं इसके कहीं ना कहीं आदेशों के अनुपालन का कार्य करें, जिससे संविधानवाद को उसका विस्तार पूर्वक एक विस्तृत और संपूर्ण विश्वव्यापी रूप प्रदान किया जा सके। तो साथियों, ये था आज का वीडियो जिसके अंतर्गत हम सभी ने पढ़ा संविधानवाद का अर्थ, परिभाषा और प्रकार के बारे में विस्तार पूर्वक। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। आगे की तैयारी फ्री ऑफकास्ट जारी रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो।